इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपके सिलेबस में अप्लाइड फिजिक्स 1 में इतना ही चीज़ दिया हुआ है, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन है वो पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है वो पढ़ेंगे, हुक्स लॉ क्या है वो पढ़ेंगे, और एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। जब हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन जान जाएंगे तो उसका एक किसी मटेरियल के लिए कर्व बनाएंगे और उस कर्व का क्या सिग्निफिकेंस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर आपका सेकंड टॉपिक है, इसमें डेफिनेशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है वो पढ़ेंगे। प्रेशर का अलग अलग टाइप्स है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या चीज़ है वो सब पढ़ेंगे। और इस प्रेशर को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, वो 14 बैरोमीटर से करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, और उस बैरोमीटर का और क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है और उसका यूनिट क्या होगा, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एसेंट फार्मूला, किसी कैपिलरी मोशन में एसेंट फार्मूला एक्चुअली हम लोग कैपिलरी मोशन के लिए ही पढ़ेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है वो पढ़ना है, सिर्फ डेरिवेशन नहीं करना है उसका। उसके बाद फिर सरफेस टेंशन का क्या एप्लीकेशन होगा वो पढ़ेंगे। टेम्परेचर और इम्प्योरिटी हम लोग चेंज करते हैं तब सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद है विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फ्रिक्शन जैसा चीज़ है, जैसे फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वैसे ही ये फ्लूइड में हो जाए तो विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है। उसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ने से लिए के पहले हम लोग बॉयंट फोर्स एक पढ़ेंगे और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है, उसके बाद हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्टोक्स लॉ क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, विस्कोसिटी पे वो पढ़ेंगे। और हाइड्रोलिक सिस्टम है जो ट्रैक्टर में आपका पीछे लगा होता है या फिर बुलडोजर में लगा हुआ था, वो सब उसका एप्लीकेशन हो जाता है, तो वो आपको मतलब लिस्ट बस देखना होगा, वो हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोडायनेमिक्स, इसमें फ्लूइड का मोशन कैसे होता है, फ्लूइड का मोशन कैसा कैसा हो सकता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद इन दोनों से एसोसिएटेड एक रेनॉल्ड नंबर होता है, वो क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे और बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है वो देखेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो सिलेबस में बस इतना ही चीज़ है, वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे दूसरे क्लास में, उसकी पीडीएफ से आप लोग को बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आपके चैप्टर का नाम है शायद, हाँ वही है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोग बल्क मैटर की बात कर रहे हैं। बल्क कहने का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा मैटर ही ले लेना है। जैसे एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है तो इस पूरे वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम लोग बल्क मैटर की बात कर रहे हैं। तो बल्क मैटर में सबसे ईजी चीज़ होता है, सबसे बेसिक चीज़ होता है किसी चीज़ का डेंसिटी। तो डेंसिटी सिर्फ लिखा रहे इसका मतलब मास डेंसिटी की बात हो रही है, और भी अलग अलग डेंसिटी हो सकता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज डेंसिटी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं। और किसी जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो सकता है कि आपके गांव में कितने लोग हैं तो वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। बिहार का कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी होता होगा, यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ का डेंसिटी हो सकता है। कोई भी चीज़ किसी गिवन एरिया या वॉल्यूम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको उसका डेंसिटी बोलते हैं। तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग बोलेंगे मास डेंसिटी, और उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब ये तो हो गया डेंसिटी की बात। उसके बाद है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, डेंसिटी जो था ये फिजिकल क्वांटिटी था और इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। और यहाँ जो हम लिखा है वो पहले बोल देते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीस्टोर। रीस्टोर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रीस्टोर देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन एक दूसरा पॉइंट हो गया। तो इलास्टिसिटी बोलता है कि एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो अगर हम लोग उसको डिफॉर्म करते हैं तो वो अपने पुराने शेप में आ जाता है, यानी रीस्टोर हो जाता है। जैसे कि एक रबर बैंड है आपका और आप इसको खींचे, चारों तरफ से फोर्स लगाएं और इसको फैला दिए तो ये ऐसा आ गया। तो फिर जब ये फोर्स हम लोग F = 0 जब करेंगे तो क्या होता है कि ये फिर अपने पुराने शेप में आ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है इस रबर बैंड के पास। किसी ऑब्जेक्ट के पास ये हो भी सकता है, किसी के पास नहीं भी हो सकता है। तो मेन चीज़ बस यही है कि प्रॉपर्टी है ये इलास्टिसिटी जो कि रिस्टोर करता है ओरिजिनल शेप को। उसके बाद है शेप एंड साइज़, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको नीचे हम बताएं कि शेप एंड साइज़ क्या होता है।
देखिए यहाँ पे एक क्यूब है और ये भी एक क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि दोनों ही क्यूब है, इसलिए दोनों का शेप सेम है, सेम शेप, बट साइज़ इज़ डिफरेंट। यहाँ पे जो इसका ये है एज का लेंथ है वो मान लो 5 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है, तो दोनों जगह साइज़ डिफरेंट हो गया। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि शेप भी चेंज कर दो आप या फिर साइज़ भी चेंज कर दो, या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज कर सकते हो। जैसे रबर बैंड को फैला रहे हैं तो हो सकता है कि हम लोग सर्कुलर ही रखें, शुरू में सर्कुलर था और बाद में ही सर्कुलर ही रखें, तो यहाँ पे इसका शेप चेंज नहीं हुआ लेकिन साइज़ चेंज हो गया। तो डिफॉर्मेशन किसी भी तरह से आ सकता है। ये डेंसिटी डिफ़ाइन किए थे, वैसे ही एक और चीज़ हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, प्रेशर। ये भी एक बेसिक टर्म ही है आपका। प्रेशर को क्या लिखते थे, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो ये आपका हो गया बेसिक चीज़। अब इस फोर्स को हम लोग अगर इंटरनल फोर्स बोल दें कि कोई भी मटेरियल है, सबसे पहले तो प्रेशर बोलते थे कि जैसे ये मान लो कि कोई टेबल टॉप है और इस पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम लोग कर देते थे डिवाइडेड बाई एरिया, तो यही हो जाता था प्रेशर। अब इस फोर्स को हम लोग किसी मटेरियल में देखें, जैसे मान लो ये मटेरियल है, इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन लें तो यहाँ पे अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, या तो ये अंदर की तरफ लग रहा होगा या बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग Fn लिख देते हैं। n मतलब हो गया नॉर्मल फोर्स। तो इस चीज़ को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए स्ट्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही लिखना है, बस इसमें इंटरनल टर्म ऐड कर देना है। इंटरनल मतलब अंदर। जैसे देखो ये Fn हम लोग बाहर की तरफ लगाए हैं, तो कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग लें अंदर वाला, तो इस पर 2 फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा और दूसरा इधर लगेगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो और उसको उसके एरिया से डिवाइड कर दो, तो यही बन जाता है स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है उस 2 तरह का हो सकता है। तो पहला आप नॉर्मल पहले पढ़ लो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद दूसरे तरह का फोर्स हो सकता है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को साइड की तरफ फोर्स लग रहा हो, जैसे कि ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब कि सरफेस के पैरेलल लग रहा है, सरफेस के पैरेलल लग रहा है या फिर टेंजेंशियल लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग Ft से डिनोट करते हैं, Ft। और इसको फिर से आप एरिया में डिवाइड कर दो तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है Ft/A। तो स्ट्रेस हो गया 2 तरह का, एक हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा हो गया शियरिंग स्ट्रेस। उसका डेफिनेशन है यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज़ इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल इंटरनल फोर्स। और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं उसको, या फिर शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें टेंजेंशियल इंटरनल फोर्स लगाना है और नॉर्मल वाले में नॉर्मल इंटरनल फोर्स, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ सेम है। ये हो गया 2 तरह का स्ट्रेस। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो भी 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है टेंसाइल और दूसरा हो सकता है कंप्रेसिव। तो टेंसाइल आपका ये हो गया, जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा हो उससे एसोसिएटेड होता है टेंसाइल, और जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उसमें होता है कंप्रेशन या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेशन का एग्जांपल देने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रक बनाए हैं और उसको एक ब्रिज पे चढ़ा दिए हैं और नीचे वाला ये है उसका पिलर। तो इस ट्रक के लोड के कारण और ब्रिज का जो खुद का लोड होगा उसके कारण इस पिलर पे क्या होगा कि एक ये होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और ये परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको Fn लिखे हैं यानी नॉर्मल। तो कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोगे, ये वाला मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो इसमें ऊपर की तरफ ये ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो भी इसके इक्वल हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन रिएक्शन फोर्स नीचे से एक लगेगा और ऊपर से लगेगा एक लोड वाला फोर्स। तो इसी फोर्स को इन दोनों में से कोई एक फोर्स को हम लोग डिवाइड कर दें एरिया से, तो ये बन जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। और दूसरा है केस जहाँ पे हम लोग को देखना है नॉर्मल फोर्स और इसमें टेंशन की बात हो रही है। यहाँ हो गया टेंशन और यहाँ था कंप्रेशन। तो टेंशन में क्या होगा कि कोई भी पॉइंट लो तो उसमें एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, एक नीचे की तरफ लगेगा, और इसमें क्या था कि दोनों अंदर की तरफ लग रहा था, और टेंशन में क्या है दोनों बाहर की तरफ लग रहा है, और बाकी सारा चीज़ वही करना है, Fn/A कर देना है, तो ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। और ये जो टेंशन है, और टेंशन आप बोल सकते हो कि टेंशन और टेंसाइल स्ट्रेस में क्या अंतर है, तो टेंसाइल स्ट्रेस में हम लोग डिवाइड करते हैं एरिया से, और टेंशन देखते हैं हम लोग पूरे रूप में। जैसे मान लो कि ये कोई सपोर्ट है और इसमें वायर लटका हुआ है
और इसमें यहाँ पे कोई मास लगा दिए 5 kg। तो इसमें टेंशन क्या होगा तो वो हम लोग पूरे रोप का देखेंगे। और कोई बोले कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि फोर्स कितना लगा है, टोटल फोर्स यानी टेंशन देखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इसके एरिया से। तो सेम टेंशन के लिए अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ आ सकता है, वो आप मैथमेटिक्स करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब स्ट्रेस डिफाइन हो गया तो उसके बाद आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन एसोसिएटेड होता है डिफॉर्मेशन से। डिफॉर्मेशन मतलब हुआ कि किसी भी फॉर्म को हम लोग चेंज कर रहे हैं, डी फॉर्म, जैसे कोई फॉर्म में है और उसको डी लगा दो तो मतलब कि उसको चेंज कर रहे हैं। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू, वैल्यू का मतलब हुआ कि कोई भी वैल्यू मतलब लेंथ हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें डिफॉर्मेशन लाएंगे तो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो स्ट्रेन के लिए हम लोग याद कर सकते हैं स्टेन से। स्टेन का मतलब होता है दाग। तो दाग तभी लगता है जब उसमें कुछ हम लोग बाहर से कुछ करें, तो डिफॉर्मेशन जब हम लोग ला देंगे तब उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो। अब ये जो है डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू और पर यूनिट लेना है, इसका मतलब रेशियो लेते होंगे। और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी तो सेम ही क्वांटिटी का होगा, तो सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी करोगे तो उसका कोई यूनिट नहीं आएगा और डायमेंशन नहीं आएगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ नो यूनिट और डायमेंशन। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है और स्ट्रेस का यूनिट होगा। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया वाला होगा। प्रेशर वाला जो यूनिट था वही यूनिट यहाँ भी हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रेन। अब स्ट्रेन भी 3 तरह का हो सकता है। डिफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सटेंशन या फिर कॉम्प्रेशन लिखा हुआ है, मान लो स्प्रिंग है उसके केस में हो जाएगा। तो अब कोई भी मटेरियल है तो उसका डिफॉर्मेशन बहुत तरह का हो सकता है। देखो सबसे पहले हो सकता है कि इसको हम लोग लंबा कर दें, तो ये एक डिफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हो सकता है कि ऐसा कोई, मान लो ये है कोई रॉड है या फिर पिलर है, तो इसके साइज़ को हम लोग बड़ा कर दें, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि लैटरल स्ट्रेन है। लैटरल मतलब हो गया कि एरिया से एसोसिएटेड। ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया लेंथ से एसोसिएटेड, ये वाला हो गया एरिया से एसोसिएटेड। वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो वॉल्यूम से एसोसिएटेड होगा। अब यहाँ पे सबका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मेशन, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा एल बाई एल से। उसके बाद है लैटरल स्ट्रेन, तो इसमें चेंज इन लैटरल साइज़ या फिर एरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया बोलो या फिर यहाँ पे डायमीटर यूज़ किया गया है, तो डायमीटर भी लैटरल साइज़ को ही डिनोट करता है। तो डेल्टा डी अपॉन डी यानी ओरिजिनल लेंथ जो है था वो डायमीटर का, उसका रेशियो लेंगे तो लैटरल स्ट्रेन आ जाएगा। उसके बाद है वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन में डेल्टा वी बाई वी कर देंगे। तो यही चारों आपका तीनों फार्मूला हो गया ये वाला। अब ये जो डेल्टा डी है वो हम लोग ये डायमीटर लिए हैं इसलिए है। अगर कोई ये ऐसा होता, मान लो कि रेक्टेंगुलर शेप है, तो उस केस में ए लेंथ हो जाता और बी ब्रेथ हो जाता, उसका भी चेंज आ सकता था, तो वो भी लैटरल स्ट्रेन में ही काउंट होगा। तो ये 3 तरह का रेशियो हो गया। अब उसके बाद पॉइसन रेशियो भी है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, स्लाइड देख लेना आप लोग खुद से इसको। उसके बाद आता है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बोलता क्या है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लो, क्या था, स्ट्रेस था फोर्स से रिलेटेड, हम लोग फोर्स डाल रहे थे, नॉर्मल फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स, तो स्ट्रेस आ रहा था। और स्ट्रेन क्या था, डिफॉर्मेशन, जब उसमें दाग लग जाता है या फिर डिफॉर्म हो जाता है तब उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। कब तक होगा, जब तक वो इलास्टिक लिमिट में है। 2 चीज़ हो गया बस इसमें। तो यही चीज़ हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिखेंगे स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग इक्वल टू में जब चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपका एक डेफिनेशन आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स हो जाएगा स्ट्रेन। हुक्स लॉ बस यही बोलता है। उसके बाद ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इसका हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं कि स्ट्रेस हम लोग इतना दिए तो स्ट्रेन कितना आया, तो ये इलास्टिसिटी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये आएगा स्लोप आएगा वो ई आएगा। तो वो हम लोग फिर से देखेंगे। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मॉडुलाई, इलास्टिसिटी जो आया यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, इसका भी अलग अलग टाइप है, वो अब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला हो गया यंग्स मॉडुलस।
यंग्स मॉडुलस में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कहने का मतलब हुआ कि फोर्स और नीचे हो गया डिफॉर्मेशन, कितना फोर्स लगाएं और उसमें कितना डिफॉर्मेशन दिखाया, वो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। उसके बाद है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन करते हैं। उसके बाद एक और टाइप होता है रिजिडिटी मॉडुलस, उसको हम लोग ईटा से दिखाते हैं, यहाँ पे ईटा लिखा हुआ है ETA। इसमें हो जाता है शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग मतलब कि टेंजेंशियल फोर्स की बात हो रही है। इन सब के बाद आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ये है पूरा स्लाइड, इसको आप एज इट इज़ याद कर लेना कैसा है, और एग्ज़ाम में अगर आए तो वो ड्रॉ कर देना। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, ये समझाने में टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट आता है। ये भी स्लाइड में से देख लेना। उसके बाद नया टॉपिक है प्रेशर। तो प्रेशर जो हम लोग पहले दिखाए थे वही है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो नॉर्मल फोर्स है वो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड लगा देते हैं वहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो प्रेशर क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना आप लोग कि इसको वेक्टर नहीं बोल देना, क्योंकि फोर्स बाय एरिया हो रहा है इसलिए। और ये जो प्रेशर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण हो सकता है या फिर फ्लूइड के कारण भी हो सकता है। तो हम लोग जो अभी इंटरेस्टेड हैं वो फ्लूइड वाले में ही इंटरेस्टेड है कि लिक्विड में कैसा है और एयर में कैसा है प्रेशर। तो प्रेशर एयर में जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, और वो एटमॉस्फेयर का होता है। तो यहाँ पे अर्थ से एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। कहीं और किसी और प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर होगा तो उस जगह का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और ये एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये लोकल एटमॉस्फेयर है। जैसे मान लो आपका एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारा इक्विपमेंट लगा होगा, तो उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा और बाहर का कुछ और होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं वो 1 ATM डिफ़ाइन करते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ATM, और यूनिट हो गया इतना, और इतना इसको पास्कल बोलते हैं। ये हो गया हेक्टो पास्कल में लिखना चाहें तब कितना होगा, और mmHg में लिखना चाहें तब क्या होगा, ये सब ये कर लेना। ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है। PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड हो गया P स्क्वायर और इंच हो गया PSI। तो आप लोग जब इसमें भरते हो अपने बाइक में अगर या फिर स्कूटी में भरोगे या फिर साइकिल में हवा, तो उसमें बोलता है कि 40 PSI भरिए या 28 भरिए या 30 भरिए। तो ये सब PSI में होता है। तो उसमें आप लोग पाउंड पर स्क्वायर इंच बताते हैं, प्रेशर का यूनिट यूज़ करते हैं। और ये डिफरेंट यूनिट है प्रेशर का, ये भी टेबल देख लेना और इसमें याद कर लेना इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और किसी चीज़ को कैसे चेंज करते हैं, टॉर्क को mmHg में कितना होगा, और ये सब ये वाला बेसिकली याद कर लेना। ये सब होने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो वैक्यूम का प्रेशर 0 होगा, वैक्यूम में कोई भी प्रेशर नहीं है, तो इसलिए हो गया इसका 0। अब इससे रिलेटिव हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है। तो एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर होगा, जैसे मान लो कि कोई ये है, कोई एरिया है और इस जगह का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ का मान लो आया 1 ATM, तो इस चीज़ को हम लोग एटमॉस्फेरिक बोल दिए 1 ATM। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जगह का हम लोग इसके कंपैरिजन में अगर कंपेयर करें, जैसे मान लो यहाँ पे एक बैलून रखें और इस बैलून के अंदर कितना हवा है या कितना प्रेशर है, वो हम लोग बताएं इसके कंपैरिजन में कि इससे ज़्यादा है इसमें या फिर कम है, तो वो हम लोग बताएं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव प्रेशर है। और वो रिलेटिव प्रेशर को हम लोग एक खास नाम देते हैं, उसका नाम होता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या है, वो प्रेशर है किसी भी जगह का रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में वो रखा हुआ है उसके कंपैरिजन में कितना प्रेशर है, वो गेज प्रेशर बताता है। और एक और हो जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, वो वैक्यूम के केस में बताना है। एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है उससे कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ हम लोग 0 से रिलेटिव करके बता दें तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर का 3 टाइप हो गया। सबसे पहला हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद हो गया एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में हम लोग ले लें तो गेज प्रेशर हो गया, और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ले लेंगे तब ये तीसरा वाला आ जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो तीनों को आप लोग डिफाइन कर लेना बुक से देख के। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारा ये सब बॉयलर लगा हुआ है।
तो फैक्ट्री के अंदर मान लो टेम्परेचर हाई है और उसके कारण यहाँ पे कुछ प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, 1.2 एटमॉस्फेयर है। आप गेट से बाहर निकलते हो तो बाहर 1 एटमॉस्फेयर है। तो इसके कंपैरिजन में क्या है कि यहाँ पे ये टेम्परेचर ही, ये जो प्रेशर था वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ये जो कंटेनर था उस पर अलग अलग फोर्स लगेगा। अगर ये कंटेनर बाहर रखा होता तो 1 एटमॉस्फेयर का फोर्स लगता बाहर की तरफ से, और ये अंदर रखा हुआ है इसलिए 1.2 एटमॉस्फेयर का फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स है, जो प्रेशर है यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये गेज प्रेशर बताता है। बाहर से कंपेयर करता है, ये जो ये इक्विपमेंट है ये बाहर वाले प्रेशर को देख रहा है यानी 1.2 को देख रहा है, और अंदर वाला बता रहा है। इसी बॉयलर को आप लोग निकाल के बाहर ला दो तो कुछ और बताने लगेगा। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है ये सारा, ये सब गेज प्रेशर को बता रहा है। जैसे कि आपका जो साइकिल है उसका हवा भी देखते होगे कि गर्मी के दिन में कुछ और हो जाएगा और ठंडे के दिन में कुछ और हो जाएगा। तो प्रेशर वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो मेज़र करते हैं वो गेज प्रेशर मेज़र करते हैं। ऐसे यहाँ पे तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण चेंज हो रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो उसके कारण, अगर ये देखा जाए एटमॉस्फेयर के प्रेशर को देखा जाए कि मान लो कि ठंडी के दिन में कुछ डेंसिटी कुछ और है और गर्मी के दिन में कुछ और है, तो उस कारण भी प्रेशर में चेंज आ सकता है। तो ये हो गया गेज प्रेशर। उसके बाद है सरफेस टेंशन पढ़ाना है। तो सरफेस टेंशन के लिए हम लोग सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं पहले। तो सरफेस एरिया यहाँ पे क्यूब बना हुआ है तो इसका सरफेस एरिया हो गया 6a²। यहाँ पे एक प्रिज्म बना हुआ है तो इसका इतना हो जाएगा, और स्फेयर हो तो उसका हो जाता है 4πr²। तो जितना भी आपका शेप है सबका देखोगे आप तो सबसे कम देखते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया मिनिमम होता है स्फेयर के केस में। अब यहाँ पे मान लो पानी गिर रहा है इससे, तो इस पानी का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये इवेंचुअली स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है, और ग्रेविटी ना हो तब एकदम परफेक्टली स्फेयर में आ जाएगा। ग्रेविटी है तो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सरफेस टेंशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब आउटर सरफेस की बात हो रही है, ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच दे वांट टू मिनिमाइज एरिया ऑफ फ्री सरफेस। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि लिक्विड की बात हो रही है, ये सरफेस टेंशन इसमें नहीं होगा, गैस में नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड में भी नहीं होगा। तो ये हो गया सरफेस टेंशन का डेफिनेशन। उसके बाद फ्री सरफेस जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। स्ट्रेच्ड का मतलब हो गया खिंचा हुआ, और मेम्ब्रेन का मतलब हो गया झिल्ली। तो कोई भी वाटर का मटेरियल है, ये फ्लूइड है, तो इसके सरफेस को हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। और सरफेस टेंशन का तो ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा सरफेस टेंशन का डेफिनेशन हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ के केस में भी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन ऑफ फ्री सरफेस विथ विच मॉलिक्यूल्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द लाइन एक्ट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग लिखाएंगे तो हो जाएगा सरफेस टेंशन। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। और उसके बाद तीसरा डेफिनेशन होता है सरफेस एनर्जी के टर्म में भी। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं यू से। यू इसलिए लिख रहे हैं कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी बोलो इसको, डिवाइडेड बाई एरिया कर दो तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। तो आप लोग को यूज़ जनरली यही वाला फार्मूला करना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला। अगर सरफेस एनर्जी दिया है तो U बाई A यूज़ करेंगे। ये हो गया सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन जो है यहाँ पे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा होगा तभी तो स्ट्रेच हुआ है। तो वो फोर्स दो तरह का हो सकता है। अगर एट्रैक्टिव फोर्स है तो दो तरह का होगा, एक हो जाएगा कोहेसिव फोर्स और दूसरा हो गया एडहेसिव फोर्स। अब को का मतलब होता है सेम, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, जैसे यहाँ पे H2O और H2O है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगे तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये कोहेसिव फोर्स है। और एडहेसिव फोर्स बोलेंगे कि जब डिफरेंट मटेरियल हो, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल है ग्लास का और इधर H2O मटेरियल है वाटर का, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। आप बस ये याद रखना कि को में सेम लगाना है और बाकी जो डिफरेंट हो जाएगा वो एडहेसिव हो जाएगा। और ये दोनों ही फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी याद रखना। यहाँ पे वो लिखा हुआ है बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लगे, और या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो लेकिन सेम मटेरियल का हो। जैसे कि कोई सॉल्यूशन है H2O है और ये H2O है,
मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे एटम की बात हो रही है एक्चुअली। तो अगर सेम मटेरियल है, बस वो समझ लो कि मटेरियल सेम है, तो वो लग जाएगा कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट मटेरियल है तो वो लग जाएगा एडहेसिव फोर्स। उसके बाद ये सब भी दिखाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो वाटर का जो सरफेस है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, फ्री सरफेस जो है उसको मिनिस्कस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्कस। मिनिस्कस का स्पेलिंग देख लीजिएगा। और इसको दो तरह का ये बन सकता है, या तो ऐसे बन जाए या फिर ऐसे बन जाए। तो बाहर की तरफ जब उभरा हुआ रहेगा तो उसको कन्वेक्स मिनिस्कस बोलेंगे, और जो अंदर की तरफ होगा उसको कनकेव मिनिस्कस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मिनिस्कस जो बनेगा, एक मिनट दूसरे जगह बनाते हैं। देखो यहाँ पे दो तरह का फोर्स लगना है, उसमें जगह देखते हैं कहीं पे। यहाँ मान लो ऐसे है, वाटर इसमें रखा हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ये मान लो सिलिकॉन का मॉलिक्यूल है। तो वाटर और वाटर के बीच में फोर्स लग रहा है, और इस वाटर ये वाला मान लो एक मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे, तो ये सिलिकॉन के बीच में भी लग रहा है फोर्स। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे H2O लिख देते हैं, और ये हो गया सिलिकॉन। तो H2O और सिलिकॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग जाएगा एडहेसिव फोर्स, क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल है। और H2O के बीच में लगेगा वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। तो इन दोनों फोर्स में कौन सा बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा कि जो मिनिस्कस है वो कैसा बनेगा, कनकेव बनेगा या फिर कन्वेक्स बनेगा। कनकेव कब बनेगा, देखो कनकेव है यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ इस वाटर को कोई खींचा होगा तभी कनकेव बन रहा है। तो ऊपर की तरफ खींचने वाला कौन है, ये वाटर का, ये ग्लास का सरफेस है। तो ये हो गया सिलिकॉन और ये हो गया H2O। तो ऊपर की तरफ H2O को खींच लिया, इसका मतलब कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से। तो वो भी नीचे कहीं लिखे होंगे। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स अगर आपका ज़्यादा हो जाए कोहेसिव फोर्स से, तब वाटर ऊपर की तरफ चलेगा, और जब कोहेसिव फोर्स ही ज़्यादा हो जाए तब वाटर नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ मतलब कि ये सिर्फ मिनिस्कस की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि वाटर ही नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है। तो ये दोनों हो गया। अब कनकेव मिनिस्कस और कन्वेक्स मिनिस्कस यहाँ पे दिखा हुआ है, और किसी किसी में फ्लैट भी बन सकता है, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल अगर हाइड्रोफिलिक है, फिलिक मतलब कि वो अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो ऊपर की तरफ चढ़ गया। अगर हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब कि वो रिपेल करता है, तो रिपेल करेगा तो वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये दोनों तरफ का बनेगा कनकेव और कन्वेक्स। अब यहाँ पे देखिए फ्लोर पे हम लोग पानी डाल दिए हैं मान लो, तो ये पानी ऐसे ऐसे फैल गया, और ये बनाना लीफ पे हम लोग पानी डालें तो वो ये स्फेयर बन गया। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसका जो सरफेस टेंशन है, या फिर ये जो है ये मटेरियल, ये है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर को रिपेल कर रहा है। और वाटर को जब ये लेना ही नहीं चाहता है, तो जो वाटर है वो अपने आप सरफेस टेंशन से स्फेरिकल शेप में आ गया। अब यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये ओरिजिनल शेप हो गया इसका, और यहाँ पे ये थीटा ले लो, इससे ये जो सरफेस है मिनिस्कस का, उसका कितना एंगल है उस चीज़ को हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल जब कब बनेगा, यहाँ पे एक्यूट बन रहा है जब नीचे की तरफ चला जाए सरफेस मिनिस्कस, तब बन जाएगा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के लिए कनकेव मिनिस्कस बनेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कन्वेक्स मिनिस्कस बनेगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच होगा, मिनिस्कस एंड सरफेस। अब देखिए यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की बात हो रही है। कनकेव मिनिस्कस कब बन रहा है, देखो नीचे की तरफ लग रहा है कोहेसिव फोर्स, और ऊपर की तरफ लग रहा है एडहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाए तो वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, इस जगह वाला, यहाँ पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ कोहेसिव लग रहा है, यहाँ ग्लास प्रेजेंट ही नहीं है। जहाँ भी ग्लास प्रेजेंट है वहीं पे वाटर ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया कनकेव मिनिस्कस कब बनेगा, जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो कोहेसिव से। और कन्वेक्स कब बनेगा, जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो एडहेसिव से, यानी डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच वाला फोर्स कम है और सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच वाला फोर्स ज़्यादा है, तब बन जाएगा कन्वेक्स मिनिस्कस। ये दो तरह का बन गया। अब यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स रहेगा तो स्ट्रॉन्गर मेम्ब्रेन बनेगा, स्ट्रॉन्गर मेम्ब्रेन बनेगा तो स्ट्रॉन्गर सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हुआ कि ये मान लो कि मच्छर इस पे बैठ रहा है वाटर पे, तो इसका कुछ सरफेस टेंशन होगा इसलिए उस बैठ पा रहा है। अगर मच्छर की जगह कोई मक्खी बैठ जाए
तो उसका मतलब समझो कि और ज़्यादा सरफेस टेंशन है। कोई चिड़िया उड़ते उड़ते आके बैठ जाए तो समझो कि बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन है। तो चिड़िया तो एक्चुअली बैठते नहीं है वाटर पे, इसका मतलब कि सरफेस टेंशन इसका मक्खी बैठने भर ही है। तो स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स है, लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चिड़िया को बैठा सके। तो ये हो गया सरफेस टेंशन। अब उसके बाद ये जो राइज हो रहा था ऊपर की तरफ, इसी को हम लोग अगर बहुत ही छोटा कर दें तो छोटे में राइज हो जाता है। और वहाँ पे एक चीज़ आता है कैपिलरी मोशन। तो कैपिलरी मोशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे एक दिया है और उसमें केरोसिन ऑयल डाला हुआ है, और ये आप कॉटन का वहाँ पे बत्ती लगा दिए और ये ऊपर लाइट जला दिए हैं। तो ये कोई भी आप कपड़ा डाल दो किसी भी मटेरियल का, तब ये दिया नहीं जलता है, किसी मटेरियल से ही जल पाता है। जैसे यहाँ पे कोई मान लो सिंथेटिक डाल दिया है तो इसमें जल भी सकता है, नहीं भी जल सकता है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो वो मटेरियल पे डिपेंड इसलिए करता है कि मटेरियल जो फाइबर से बना है उसमें उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, और इसके कारण फिर से वो सब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स लगता है। अगर ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसमें वाटर चढ़ ही नहीं पाएगा, केरोसिन ऑयल नहीं चढ़ पाएगा, तो ये दिया नहीं जलेगा। तो वो सारा इसमें ये हो गया। जैसे यहाँ पे एक बाल्टी में पानी रख दिए और ये कपड़े से छत पे हम लोग चढ़ा दिए, तो ये बाल्टी का पानी कुछ ही देर तक चढ़ेगा, कुछ हाइट तक चढ़ा और उसके बाद चढ़ना बंद हो गया। तो ये कितना उसमें ये होगा, बैलेंस होगा, कोहेसिव फोर्स कितना ज़्यादा है इससे एडहेसिव से, उस पर डिपेंड करेगा। तो कैपिलरी एक्शन हो गया। अगर कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए, यानी ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला फोर्स कम हो जाए, तो पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। अगर ऊपर वाला फोर्स कम है और नीचे वाला ज़्यादा है तो पानी नहीं चढ़ेगा। तो वो सारा हो गया। अब उसके बाद कैपिलरी एक्शन है यहाँ पे। तो वाटर राइज अप कर रहा है अट्रैक्शन के कारण, और अट्रैक्शन वाला कौन सा फोर्स है, ग्लास और वाटर के बीच में। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल है इसलिए एडहेसिव फोर्स हो गया, ये हो गया। उसके बाद एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटी, फिर से वही बात है। उसके बाद ये मेन चीज़ है आपका, ये जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना कि जो कैपिलरी राइज है वो राइज कितना करेगा, कितने हाइट तक जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग एसेंट फार्मूला बोलते हैं। एसेंट मतलब होता है कि चढ़ना, एसेंट और डिसेंट होता है। एसेंट मतलब कि ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो ऊपर कितने हाइट तक जाएगा लेवल ऑफ वाटर इन द ट्यूब, उसका जो फॉर्मूला होगा वो ज़्यादा है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r rho g। और यहाँ पे कौन सा टर्म है वो यहाँ पे दिखा हुआ है। सरफेस टेंशन है t cos थीटा, एंगल है किसके बीच में एंगल है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, और ये वाला सरफेस बनाओगे तो ये है थीटा, ये वाला है। उसके बाद जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो हो गया डेंसिटी, किस चीज़ का डेंसिटी, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, और रेडियस हो गया कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। ये इस कंटेनर का रेडियस नहीं, कैपिलरी ट्यूब का। अगर कंटेनर का देखोगे तो फिर उसमें हाइट आ जाएगा कि चढ़ने वाला है कि नहीं, तो उसमें तो नहीं चढ़ता है क्योंकि थीटा डिफरेंट होता है उसमें। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना कि राइज, कैपिलरी राइज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, इसी को एक्सेंट फार्मूला बोलते हैं।